है आपका नाजरीन। एक बार फिर एक छोटे से वक्फे के बाद हम फिर हाजिर हुए हैं गोशे गयूर लेकर। रूबी डीजी केबल की खास पेशकश। हमारी गुफ्तगू हो रही है जनाब असगर अली इंजीनियर साहब से, और ज़ेर गुफ्तगू हैं ऐसे मसाइल जिनका ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात से। और असगर अली इंजीनियर साहब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी ख़यालात से हमको आगाह कर रहे हैं। मैं उनसे सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो सिविल लिबर्टीज़ से के मूवमेंट से बड़े ज़माने से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत काम किया है और बारहा हमने उनको पढ़ा, उनकी तस्वीर देखी, उनकी तकरीरें सुनी। वो शहर में, मुल्क में जहाँ जहाँ भी कोई बात होती है उनकी मौजूदगी वहाँ हमको नज़र आती है, उनके बयानात की शक्ल में, उनकी तकारीर की शक्ल में। तो उनसे पूछते हैं कि सिविल लिबर्टीज़ का ये जो उनका ताल्लुक़ है वो आगे जाके किसी तरह का क्या सियासी रंग ले सकता है? क्या वो नए जो सियासी जो नहजें पैदा हो रही हैं, केजरीवाल साहब, अन्ना हज़ारे साहब जैसे लोगों की वजह से जो नए कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, क्या उनसे जुड़ने का इम्कान है उनका? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अन्ना हज़ारे और केजरीवाल की तहरीक जो है वो सिर्फ करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर करप्शन के ख़िलाफ़ होती तो मैं ज़रूर हिमायत करता, लेकिन दरअसल उसका अपना एक सियासी मकसद है और उनको इस्तेमाल किया गया है उस सियासी मकसद के लिए। और ख़ास तौर से मेरी लड़ाई बुनियादी तौर पर फ़िरक़ा परस्ती से है और फ़िरक़ा परस्त ताकतें ही उन्हें इस्तेमाल कर रही है ताकि किसी तरह फ़िरक़ा परस्त ताकतें फिर पावर में आ सके। मैंने तो पूरी किताब एडिट की है अन्ना हज़ारे के ख़िलाफ़ और उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है कि उनके असली मकासद क्या है। वो किताब का नाम क्या था, उसके ताल्लुक़ से कुछ फरमाया? अन्ना हज़ारे एंड हिज मूवमेंट। अच्छा, जी। वो खासी बिकी है वो किताब। अच्छा। और उसमें काफ़ी मुल्क के बेहतरीन दानिश्वरों के मज़ामीन शामिल हैं उस किताब के अंदर। तो मेरा तो कोई इरादा नहीं है जोड़ने का, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी मैं सियासी जमातों से दूर रहता हूँ। यानी मेरे अपने सियासी ख़यालात है कैसी सियासत होनी चाहिए, किसे हमें वोट देना चाहिए, वो मेरा अपना ज़ाती मामला है। लेकिन मैं किसी सियासी जमात से जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर हमें सिविल लिबर्टीज़ की हिफाजत करना है, इंसानी हुकूक को उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो हमें सियासी जमातों में दाखिल होकर नहीं कर सकते, उनसे दूर रहकर ही कर सकते हैं। क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो पावर में आने के बाद इनकी खिलाफ वर्जी न करती हो इंसानी हुकूक की। तो आप भी अगर उसका हिस्सा बन जाए तो आप भी वही करने लगेंगे, तो वो फिर कैसे आप इंसानी हुकूक के लिए लड़ेंगे? आपने किसी पॉलिटिशियन को नहीं देखा होगा कि उसने इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया हो। हरगिज़ नहीं। उनका तो एक ही मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे हासिल किए जाए, किस कम्युनिटी के वोट हासिल किए जाए। तो वहाँ फ़िरक़ा परस्ती आ जाती है और हमारी लड़ाई बुनियादी तौर पर फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ है। और फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ जो हमारी लड़ाई है वही हमें सिविल लिबर्टीज़ की तरफ लाई, क्योंकि फ़िरक़ा वाराना फसादात होते हैं तो इंसान मारे जाते हैं उसमें। तो इंसान अगर ज़िंदा ही नहीं है तो उसके हुकूक का कहाँ सवाल पैदा होता है? वो ज़िंदा होगा तब तो उसे ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ नसीब होंगी। तो फ़िरक़ा वाराना फसादात में तो वो लोग मारे जाते हैं। आज़ादी के बाद कुल मिलाकर 33,000 फ़िरक़ा वाराना फसादात हो चुके हैं, छोटे बड़े। और 42,000 के करीब लोग मारे गए हैं उन फसादात के अंदर। तो आप सोचिए कि सिविल लिबर्टीज़ की अगर हमें हिफाजत करना है तो वोट की राजनीति से तो हरगिज़ नहीं होगी, वो उसूलों की राजनीति से ही हो सकती है। और अगर आप किसी पार्टी में शामिल हो गए तो वोट की राजनीति करने पर मजबूर है। इसलिए मैं तो बहुत दूर रहता हूँ इक़्तिदार की जंग से। और इक़्तिदार की जंग चाहे वो मज़हब हो, चाहे
पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई और तंजीम हो, उस इख्तिदार की जंग में तमाम उसूल कुर्बान हो जाते हैं। जी जी जी। तो यकीनी तौर पर किसी तरह से सियासत से जुड़ने का आपका कोई मंशा नहीं है? नहीं, कोई मंशा नहीं। आप गुजरात के फसादात के बाद बहुत प्रोएक्टिव रहे, बहुत काम किया आपने, हत्तल इम्कान अपने तौर पर कोशिश की आपने कि ना सिर्फ ये कि ज़ख्मों पर मरहम लगाया जाए, ना सिर्फ ये कि फसादात की मज़ीद फैलाव की रोकथाम की जाए, बल्कि ये कि खातियों को सज़ा भी मिले, इसके लिए भी आपने कोशिश की। बड़ा जुड़े रहे आप तीस्ता से तलवार वगैरह जैसे लोगों के साथ। उसकी मौजूदा क्या सूरत हाल है? खातियों को सज़ा मिलने का क्या इम्कान है? जो अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों के रिहैबिलिटेशन की सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? इस पर देखिए जी, अगर नरेंद्र मोदी के इख्तियार में होता तो किसी एक खाती को भी सज़ा नहीं मिलती। और पुलिस ने गुजरात में 2500 से ज़्यादा केसेस बंद कर दिए थे, ये कहकर के इसमें तहकीकात की अब कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो कुछ लोगों को सजाएं हुई है गुजरात के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में वो सारे केसेस खुलवाए, उनकी दोबारा तहकीकात करवाई और कोर्ट पर भी नज़र रखी कि वो किस तरह का फैसला सुनाते हैं, तब जाकर कुछ खातियों को सज़ा हुई है गुजरात में। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं जबलपुर का जो फसाद हुआ 1961 में, तब से उस पर काम कर रहा हूँ। कहीं कम्युनल राइट्स में सज़ाएं नहीं होती है, और यही वजह है कि लोग खुलकर कम्युनल राइट्स में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको सज़ा नहीं होगी। जैसे भागलपुर राइट, जैसे मेरठ राइट, जैसे बम्बई, हाँ, भिवांडी, अहमदाबाद, मुरादाबाद, बॉम्बे, सूरत, इन सब जगहों पर राइट्स हुए, कहीं किसी को सज़ा नहीं हुई, भी तो नॉमिनल कहीं 1-2 लोगों को सज़ा हो गई। तो गुजरात में ये अच्छी बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया, उनकी मुदाखलत की वजह। फिर कुछ केसेस गुजरात से बाहर लाए गए, जैसे बिल्किस बानो का केस, तो उसमें सज़ा हुई। वो बेकरी केस, बेस्ट बेकरी केस, हाँ, बेस्ट बेकरी केस, उसमें भी सज़ा हुई, इसलिए कि वो गुजरात से बाहर चलाए गए, वरना गुजरात में चलाए जाते तो बहुत कम उम्मीद थी कि उनको सज़ा होती। और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें तीस्ता सेटलवाद ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की और ईमानदारी से काम किया, जिसकी वजह से इतना अभी ज़किया जाफरी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे, फिर भी वो अपील में गई हैं सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच के सामने, तो देखिए क्या होता है। तो फसादात होते हैं, फसादात के जिम्मेदार लोग, उनको कोई सज़ा नहीं होती, उनकी हिम्मतें बढ़ जाती हैं। अब रिहेबिलिटेशन का सवाल जो है, उसकी और भी बुरी हालत है कि जिनकी दुकानें जल गईं, घर लूट गए, उनको 200, 300 रुपए के चेक पेश किए गए, यानी इंतहा होती है, इंतहा होती है। तो अभी जो गुजरात के फसादात के बाद कांग्रेस पावर में आई 2004 में, तो उस वक्त उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था कम्युनल वायलेंस बिल लाने का, और उसका ड्राफ्ट बनाया पहले होम मिनिस्टर जो बने यूपीए में, मिस्टर पाटिल करके। वो बहुत ही ऐसा ड्राफ्ट था जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था। तो हम सब लोगों ने एहतजाज किया और हमने उसके मुकाबले में अपना ड्राफ्ट तैयार किया कि भाई ये होना चाहिए ड्राफ्ट, ये नहीं। और उस पर सारे मुल्क में जगह जगह कंसल्टेशन किए, जजेस को बुलाकर, वकीला को बुलाकर, और एक नया ड्राफ्ट तैयार हुआ। खैर उसको भी कबूल नहीं किया गया, कबूल करना भी नहीं था, लेकिन एक दबाव आया उन पर कि सरकारी ड्राफ्ट बिल्कुल निकम्मा है और एक नए ड्राफ्ट की ज़रूरत है। तो सोनिया गांधी ने जब एडवाइजरी कमेटी बनाई अपनी,
ऐसे अहम मसाइल के ऊपर। जी। तो उसमें अरुणा राय और कुछ लोगों ने तजवीज़ रखी कि एक सब कमेटी बनाई जाए जो एक नया ड्राफ्ट तैयार करे क्रिमिनल वायलेंस बिल का। और वो उस कमेटी में मैं था। वो ड्राफ्ट तैयार किया गया और सोनिया गांधी को दिया गया कि अब आप इसको कानूनी शक्ल दिलवाइए पार्लियामेंट से। अब वहाँ दिक्कत ये हो गई है कि बीजेपी इतनी सख्त मजम्मत कर रही है उसकी, उस ड्राफ्ट की, और वो ये कह रहे कि हम हरगिज इसको कानून नहीं बनने देंगे। उस ड्राफ्ट में पहली बात तो ये है कि कोई भी फसाद होता है और 24 घंटे में काबू में नहीं आता तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है ये तय किया जाए। जिम्मेदार कौन है और उस जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट फिक्स की जानी चाहिए। आज तक कोई कानून ऐसा नहीं है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। वो सरकारी मुलाजिम हो सकते हैं, पुलिस वाले हो सकते हैं, या पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। तो जो भी जिम्मेदार है फसादात भड़काने का, उनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए और उन पर मुकदमा चलना चाहिए। दूसरी बात, उसमें एक अच्छी रिहेबिलिटेशन की है। दो चीज़ें हैं। एक तो जो मारे गए उनको कितना मुआवजा दिया जाए और जो नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी वगैरह का उसको किस हिसाब से दिया जाए। आज जो है वो चीफ मिनिस्टर पर मुनहसर होता है। कहीं 1 लाख रुपया अनाउंस कर दिया, कहीं 4 लाख भी दे दिए, कहीं 5 लाख भी दे दिए। तो कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है उसको तय करने का। तो इस ड्राफ्ट में जो हम लोगों ने तैयार किया है उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ा है हमने कि जैसे जैसे प्राइस इंडेक्स बढ़ता जाएगा वो मुआवजे की रकम बढ़नी चाहिए। और मिनिमम इस वक्त 16 लाख है कि कोई इंसान मारा जाता है तो कम से कम 16 लाख रुपए उसको मिलने चाहिए, जबकि हर फसाद के बाद 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख इतना ही दिया जाता है। और ये भी 16 लाख बढ़ते चले जाएंगे। अगर प्राइसेस बढ़ती गई तो ये 16 लाख बढ़ते जाएंगे। दूसरे ये कि जो भी नुकसान हो, मकान या दुकान या आग लगा देते हैं या व्हीकल्स जला देते हैं, उन सब का साइंटिफिक तरीके से मुआवजा तय किया जाए और वही मुआवजा उनको दिया जाएगा। और कोई दबाव नहीं लाया जाएगा मुआवजा एक्सेप्ट करने के लिए। आज क्या करती है पुलिस, थ्रेट करती है, डराती है कि ये 500 रुपए का चेक नहीं लोगे तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसाएंगे। कई केसेस गुजरात में हुए हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। लेकिन बीजेपी इस कदर उसकी मुखालफत कर रही है कि मैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का मेंबर भी हूँ। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की जब मीटिंग बुलाई गई इस पर बहस करने के लिए, तो सुषमा स्वराज और अपने ये राज्यसभा के अपोजिशन लीडर जेटली इतना ज़बरदस्त हमला किया उस बिल के ऊपर कि हम सब हैरान रह गए। और तब से, और फिर शरद यादव जो एनडीए में का पार्ट, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि पहली बात तो इस मुल्क में भी राइट्स नहीं हो रहे हैं तो क्यों इसको छेड़ा जा रहा है। तो मैंने फौरन जवाब दिया, मैंने कहा शरद यादव साहब, या तो आपने अखबार पढ़ने ही छोड़ दिया है फिर आपको